कवि सम्मेलन के मंचों की हास्य व्यंग विधा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक वरिष्ठ कवि सुरेश उपाध्याय ने शनिवार को अमृत वर्ष यानी 75वें वर्ष में प्रवेश किया। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि करीब 55 सालों तक हास्य व्यंग के मंचों को सुशोभित करने वाले सुरेश उपाध्याय ने साहित्य के लंबे सफर में क्या क्या पड़ाव देखे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार और कवि सुरेश उपाध्याय ने आज जिंदगी के 75वें साल में प्रवेश किया। घर पर घर वालों के ही बीच बेहद सादगी के साथ सुरेश उपाध्याय ने अपना जन्मदिन मनाया। लोग मना लेते हैं तो अपन उसमें शिरकत कर लेते हैं, सहज रूप से उसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए सुरेश उपाध्याय की इन तस्वीरों को। कोई तस्वीर 50 साल पुरानी है तो कोई 40 साल, कोई 10 साल पुरानी है तो कोई 5 साल। कवि सम्मेलन की दुनिया को सुरेश उपाध्याय ने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फोटो से टीवी और फिर टीवी से डिजिटल होते नजदीक से देखा है। पिछले 55 साल से हिंदी कविता के बदलते हुए मंच के हर एक रंग से वाकिफ रहे हैं सुरेश उपाध्याय। इन तस्वीरों में सुरेश उपाध्याय के साथ मंच साझा करते हुए लोग भी कोई आम शख्सियत नहीं है। किसी में सुरेश उपाध्याय के साथ रामधारी सिंह दिनकर हैं तो किसी में प्रख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी हैं। इस तस्वीर में वरिष्ठ गीतकार गोपाल दास नीरज को भी आप देख सकते हैं। ये वो दौर था जब साहित्यकारों को मंचों पर इतना सम्मान मिलता था कि बड़े बड़े नेता उनके साथ मंचों पर बैठा करते थे। इस तस्वीर में कवि सम्मेलन के मंच पर सुरेश उपाध्याय के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, लेकिन सुरेश उपाध्याय जैसे कवियों की मंच पर धाक बनी रही। हालांकि बदलते वक्त के साथ मंचों के किरदार भी बदलने लगे और कविताओं का रंग और अंदाज भी। कुल मिलाकर के कविता जो हो गई है एक ज़्यादा से ज़्यादा पारिश्रमिक कमाने का एक साधन बना लिया है, जबकि उसको साध्य होना चाहिए। आज के दौर में भी सुरेश उपाध्याय की साहित्य साधना जारी है। इनका साहित्यिक सफर महज 12 साल की उम्र में यानी 1955 में शुरू हुआ था, जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। काव्य मंचों पर सुरेश जी अब बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन पुरानी मैगजीन्स में अभी भी सुरेश उपाध्याय के इंटरव्यूज और उनकी कविताओं या गीतों को देखा जा सकता है। क्या आप समझते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं? हमारे पास 100-150 कविताएं, गीत, गज़ल या छंद हैं? ऐसी बात नहीं है भाई। ये बात और है कि लोग बाग हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हम टुटपुनियों के 4-4 शब्दों को सुनकर कम वक्त हंस रहे हैं, झूम रहे हैं। वे नहीं जानते कि हम 3 कविताएं और 5 मुक्तक लिए समूचे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अच्छे भले कवि थे, अच्छा खासा नाम था, माइक पकड़ा तो सड़क छाप कविता सुना दी, जैसे किसी ने बिल्स का पैकेट खोला हो और शेर छाप बीड़ी पिला दी। इसलिए हम अपनी तकदीर पर रोते हैं, क्योंकि ये छटे हुए श्रोता और ये बचे हुए कवि बहुत बदमाश होते हैं। मुझसे कह रहे हैं कोई साहित्यिक गीत गाओ, या इधर पिछले दिनों कोई नई गंभीर कविता लिखी हो तो वही सुनाओ। हम इन्हें जानते हैं, इनका मकसद पहचानते हैं। ये माना कि हम थोड़ी बहुत पिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गधे नालायक के बुझे हुए दिए हैं। हम क्यों सुनाएं साहित्यिक गीत और क्यों पढ़ें गंभीर कविता? इनका मतलब साफ है कि हम अपने लिए खोदें कुआं और बनाएं चिता। देखा नहीं अभी आपने, एक कवि अचानक भड़क उठे, आदमियत छोड़कर अंगरूठ हो गए, गंभीर कविता की चौथी लाइन तक आते आते हूट हो गए। वाकई ये अनुभव इनके लिए नया है, लेकिन अभी क्या गया है? जनता पर और रंग छाने तो दो, दूसरी बार उन्हें मंच पर आने तो दो। चर्राएंगी कुर्सियां और चलेंगे डंडे, जूतों और चप्पलों के साथ साथ आएंगे टमाटर और अंडे। यार हमने भी दुनिया देखी है, हम समझते हैं किस कविता पर लोग थूकेंगे और किस कविता की करेंगे बड़ाई। बहुत दिन हो गए कवि सम्मेलन करते करते, उम्र छोटी है मगर फालतू नहीं गंवाई। शुरू में हमें भी शौक चल रहा था साहित्यकार बनने का,
तब मैंने अपमान का कैसा कड़वा घूंट पिया था। कविता एक पढ़ी थी मगर लोगों ने 10 बार हुट किया था। आप समझते हैं कार्यक्रम के बाद मुझे रुपयों की थैली और नाना प्रकार के व्यंजनों की थालियां दी गई थीं, मगर अफसोस आपने गलत समझा। पारिश्रमिक काट कर मुझे गालियां दी गई थीं। अपने उस तिरस्कार से उस दिन मेरा हृदय भर आया था। तब मैं पहली बार ट्रेन से विदाउट चला था और एक कोयले के ट्रक में बैठकर घर आया था। ये खुद तो व्यवहार कुशल दुकानदार की तरह अपनी कविताओं की दुकान सजाते हैं, करते हैं नौटंकी और आंखें मटकाते हैं। अरे खुद तो बदमाशी की और तड़क भड़क वाली कविता सुनाते हो और हमें साहित्यिक गीत पढ़ो क्या कि मूर्ख बनाते हो। हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो नाटक और नौटंकी से दूर रहें, उन साहित्यकारों की तरह मजबूर रहें। अगर तुम्हें मेरी बात से इनकार है तो बताओ, कविता के नाम पर तुमने चुटकुले क्यों सुनाए, भूमिका क्यों बांधी जनाब, गीत क्यों नहीं गाए। तुमने 8 मिनट नाटक किया है और 1 मिनट कविता सुनाई है। इतनी सब जनता इतनी रात गए कि तुम्हारे चुटकुले सुनने आई है। हम जानते हैं कि इस भीड़ में, इस हुजूम में बहुत से तालियां बजाने वाले तुम्हारे परमानेंट हैं। वे श्रोता नहीं है, वे तुम्हारे एजेंट हैं। तुम साहित्य के लिए कुछ लिख नहीं सकते। कवि सम्मेलन में जम जाना और बात है गुरु, तुम किसी गोष्ठी में टिक नहीं सकते। तो फिर इस कवि सम्मेलन में हम क्यों सुनाएं साहित्यिक गीत और क्यों पढ़ें गंभीर कविता। हम नहीं चाहते कि हमें बर्बाद किया जाए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि अगले साल इस प्रोग्राम में हमें फिर याद किया जाए। हमारी राहों में बिछे हुए लोगों के नैन रहें, हमारा नंबर आने तक सब लोग बेचैन रहें। हमारी भी बढ़ जाएगी इज्जत और बन जाएगी साख यदि कविता सुनाते सुनाते हम भी इनकी तरह चला दिया करेंगे आँख। चाहे हमारे सामने बैठे रहें हमारे पूजनीय, हमारे पिता, मगर हम सुनाएंगे अपनी ही औरत पर लिखी हुई कविता। इसी सस्ती कविता ने हमें सम्मान का चुम्बन दिया है, इसलिए हमारी कविता कविता नहीं है, यह ऐश्वर्य है। लोग हो जाएं जरा में मस्त, ऐसे रंगीले करतब करेंगे हम, पटेबाजी करेंगे, खुश करेंगे आम जनता को, मनोरंजन करेंगे। इसी फालतू बकवास में ज़्यादा मान है, ज़्यादा सम्मान है। इसी की बदौलत हमें भेंट की जाएंगी रुपयों से भरी थैलियाँ और उपाधियाँ सरकार की। फिर इसमें लिहाज कैसा और शर्म कैसी। साहित्य की बातें छोड़ो, साहित्य वाहित्य की ऐसी की तैसी। जिन्होंने प्यार किया साहित्य से उन्हें क्या मिला, वे भूखों मर गए। और जो उठापटक करने में सफल हो गए, पोल्सन का एक बड़ा सा डब्बा अपने सिरहाने रख कर सो गए, सुबह उनकी जेब रुपयों से भर गई और वे बड़े भारी कवि हो गए। मैं श्रोताओं की खुशी का ठेकेदार हूँ, जो जनता की रुचि के अनुकूल नहीं है। मैं ऐसा कोई गीत गढ़ नहीं सकता। मैंने निराला की मौत देखी है। मैं साहित्य के चक्कर में पड़ नहीं सकता। यह जनता का राज है, उसके लिए तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा घोड़ा हर कहीं जा अड़ेगा। तुम्हें झूठी प्रशंसा की शराब पीनी ही पड़ेगी। अच्छे अच्छों को इसके लिए मदहोश होना पड़ा है। भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवि को इसी के लिए गीत फरोश होना पड़ा है। हम नहीं चाहते कि हमारी मौत के बाद हमारी लाश के कफन के लिए उगाया जाए चंदा, इसलिए अब हम भी बन गए हैं प्यारे लाल आवारा, कुशवाहा कांत, राजवंश या गुलशन नंदा। आप शिकारी हैं मगर मुझे शूट नहीं कर सकते। मैं अश्लील हूँ, बदजात हूँ, चालू किस्म का सस्ता बाजारू हलकट घटिया कवि हूँ, मगर आप मुझे हूट नहीं कर सकते। मैं आपका चहेता हूँ, आपकी नस नस पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कभी नहीं दे सकते मुझे गालियाँ। कविता खत्म हो गई है यार लोगों, चुपचाप क्यों बैठे हो, बजाओ ताली। हास्य व्यंग विधा के सबसे पुराने, सबसे लोकप्रिय और एक वक्त के सबसे बड़े कवि सुरेश उपाध्याय की कुछ क्षणिकाएं आपको भी सुनाते हैं। दफ्तर का एक बाबू मरा, सीधा नरक में जाकर गिरा। साले को ना तो कोई दुख हुआ और ना ही वो घबराया। वो खुशी में झूम झूम कर चिल्लाया, वाह वाह क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, क्या शान है। नरक के निर्माता तू कितना महान है। आँखों में क्रोध लिए यमराज प्रकट हुए, बोले नादान, दुख और पीड़ा का एक कष्टदायी दलदल भी तुझे शानदार नजर आ रहा है। बाबू ने कहा, माफ़ करें यमराज, आप शायद जानते नहीं कि बंदा सीधा हिंदुस्तान से आ रहा है। सुरेश उपाध्याय वर्तमान में हिंदी साहित्य, हिंदी गीत और हिंदी व्यंग के सबसे बड़े नामों में से एक है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया उनकी लंबी उम्र की कामना करता है और उम्मीद करता है कि सुरेश जी आगे भी हिंदी साहित्य को और आगे लेकर जाने में जुटे रहेंगे और नए साहित्यकारों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। टीम
न्यूज वर्ल्ड इंडिया।